तो आज हम बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसे जीनियस की जिनका दिमाग कहते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत को समझ सकता था। आइए उनकी इस कमाल की और कुछ हद तक रहस्यमय दुनिया में चलते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बड़े रहस्य से होती है। रामानुजन को पक्का यकीन था कि उनकी इस जबरदस्त गणितीय प्रतिभा का स्रोत कोई किताब या स्कूल नहीं था, बल्कि वो थी देवी नामगिरी। उनका मानना था कि देवी उनके सपनों में आती थीं और सीधे सीधे ब्रह्मांड के फॉर्मूले बता जाती थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक गरीब लड़का जो स्कूल में फेल हो गया था, उसके सपनों ने 20वीं सदी की पूरी मैथमेटिक्स की दिशा ही बदल दी। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि रामानुजन की ये जो प्रतिभा थी, ये आई कहां से? क्या ये सच में किसी देवी का वरदान था? देखिए, रामानुजन का जन्म हुआ था 1887 में तमिलनाडु के एक बहुत ही गरीब परिवार में। बचपन में चेचक जैसी खतरनाक बीमारी से भी वो बच गए थे। कमाल की बात यह है कि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने खुद से ही एडवांस ट्रिग्नोमेट्री सीख ली थी। फिर उन्हें एक किताब मिली जिसमें 5000 थ्योरम्स थे, और बस वही किताब उनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई। बिना किसी टीचर के वो उन सभी को प्रूव करने में लग गए, और जैसा कि हमने बात की, उनका मानना था कि ये सारा ज्ञान उन्हें देवी नामगिरी से ही मिल रहा था। पर यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। सोचिए, एक तरफ तो रामानुजन कॉलेज में इंग्लिश और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे थे, यहां तक कि उनकी स्कॉलरशिप भी चली गई। लेकिन दूसरी तरफ वही लड़का अकेले बैठकर मैथ्स की वो गुत्थियां सुलझा रहा था जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े दिमाग हाथ लगाने से भी कतराते थे। ये अपने आप में एक पहेली थी। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर था। इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार जब वो फिजियोलॉजी के पेपर में फेल हुए तो उन्होंने अपनी आंसर शीट पर क्या लिखा पता है? उन्होंने लिखा, सर ये आपके डाइजेस्टिव चैप्टर के लिए मेरा अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए मैथ्स के अलावा सच में और कुछ मायने ही नहीं रखता था। अब कहानी में आता है वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। जब रामानुजन ने भारत से बाहर अपनी पहचान बनाने की सोची। सोचिए, उस वक्त रामानुजन के पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई अच्छी नौकरी। वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर कुछ लोगों ने उनका टैलेंट पहचाना, उनकी मदद की, और उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की एक नौकरी मिल गई। अच्छा हुआ, वहीं पर उनके साथियों ने उन्हें हिम्मत दी कि अपना काम दुनिया को दिखाओ। और फिर 1913 में उन्होंने खत लिखा, सीधा कैम्ब्रिज में उस वक्त के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में से एक G.H. हार्डी को। उस खत में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट था जिसे कहते हैं पार्टीशंस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब बस ये है कि किसी भी नंबर को हम कितने अलग अलग तरीकों से छोटे छोटे नंबर्स को जोड़कर बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 5 का। अब 5 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 4 + 1, 3 + 2, या फिर 3 + 1 + 1। और भी तरीके हैं। कुल मिलाकर इसे लिखने के 7 तरीके निकलते हैं। तो हम कहेंगे कि 5 के 7 पार्टीशंस हैं। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है ना? लेकिन रामानुजन 5 जैसी छोटी संख्या के साथ नहीं खेल रहे थे। उन्होंने अपने खत में बताया कि नंबर 200 के पार्टीशंस कितने हैं, और वो नंबर था लगभग 4 खरब, 4 ट्रिलियन। बस इस एक नंबर ने कैम्ब्रिज में बैठे बड़े बड़े गणितज्ञों के होश उड़ा दिए थे। हार्डी उस खत से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फौरन रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया, और बस यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी चैप्टर। हार्डी और रामानुजन की जो पार्टनरशिप थी वो कमाल की थी। समझिए जैसे दो बिल्कुल अलग पजल के पीस जो एक साथ फिट हो गए। रामानुजन के पास थे सीधे सपने से आए फॉर्मूले, पर उनका कोई प्रूफ नहीं था। और हार्डी जो थे एकदम पक्के यूरोपियन ट्रेडिशन के, वो उन फॉर्मूलों को लेते और उन्हें साबित करने के लिए एकदम सटीक लॉजिक का इस्तेमाल करते। एक का इंट्यूशन और दूसरे की सटीकता, इस जोड़ी ने मिलकर मैथ्स में जादू कर दिया। लेकिन इंग्लैंड में रामानुजन के लिए जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। वो कड़ाके की ठंड, वहां का खाना और वो कल्चर, हर चीज से वो जूझ रहे थे। वो पक्के वेजिटेरियन थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, तो खाने की बहुत कमी थी। यहां तक कि उन्हें यह भी किसी को सिखाना पड़ा कि कंबल और फायरप्लेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो वहां बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इंग्लैंड में इतनी मुश्किलों के बावजूद वो उनकी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव दौर था,
लेकिन ये एक तरह से वक्त के खिलाफ एक रेस भी थी, क्योंकि एक तरफ उनका काम आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, उनका उदय किसी उल्कापिंड की तरह था, एकदम तेज और चमकदार। सिर्फ 2 साल के अंदर 21 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर दिए। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। उनका दिमाग आखिरी वक्त तक कितना तेज था, इसका सबसे मशहूर किस्सा है नंबर 1729 का। हुआ ये कि हार्डी उनसे अस्पताल में मिलने गए। उन्होंने ऐसे ही बताया कि जिस टैक्सी से वो आए उसका नंबर 1729 था। बड़ा ही बोरिंग नंबर। रामानुजन ने बिस्तर पर लेटे लेटे तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये बहुत दिलचस्प नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के जोड़ के तौर पर 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। रॉयल सोसाइटी का फेलो बनना ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन जैसे दिग्गजों की लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। सोचिए, वो लड़का जो कॉलेज में फेल हो गया था, आज दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक सोसाइटी का हिस्सा था। और आखिर में बात करते हैं रामानुजन के आखिरी दिनों की और उनकी उस विरासत की, जो आज भी 100 साल बाद भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। जब वो 1919 में भारत वापस आए तो बहुत बीमार थे, लेकिन फिर भी बिस्तर पर लेटे लेटे भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उनकी मौत के बाद उनकी जो नोटबुक्स मिली, उनमें ऐसे ऐसे आइडियाज और फॉर्मूलाज थे जिन पर आज भी रिसर्च हो रही है। ब्लैक होल फिजिक्स से लेकर कैंसर रिसर्च तक हर जगह उनका काम आज भी जिंदा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि रामानुजन की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस छिपी हुई प्रतिभा का प्रतीक है जिसे मौका नहीं मिल पाता। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे लाखों लोगों में से अगर मौका मिले तो और कितने रामानुजन निकल सकते हैं। और यही सवाल आज भी उतना ही सच है। रामानुजन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में आज भी न जाने कितना जीनियस, कितनी प्रतिभा बस यूं ही अनदेखी रह जाती है, जिसे कभी खोजा ही नहीं जाता।